रजित पाठशाला में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम हिंदी वर्णमाला कराने जा रहे हैं। ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हर एग्ज़ाम में यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर हमारा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, कमेंट ज़रूर करना। चलिए, यानी हिंदी वर्णमाला यानी वर्ण के भेद। यानी वर्ण के भेद कितने होते हैं? 2, स्वर और व्यंजन। स्वर कितने होते हैं? स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11। कितनी होती है? 11। कौन कौन से होते हैं? आ, ई, उ, ई से ऋषि, एस छोटी, एस है ऐनक, बड़ी एस है ऐनक, छोटा ओ और बड़ा ओ। यानी भेद कितने होते हैं? 3। कौन कौन से? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लस स्वर। यानी इसकी मात्राएं कितनी होती हैं? 10 मात्राएं होती हैं। 10 मात्रा में स्वर 11 है तो 10 मात्राएं होती हैं। यानी जो छोटा आ होता है उसकी मात्रा नहीं होती है। तो यानी कितनी मात्राएं होंगी? 10। यानी व्यंजन मूल संख्या व्यंजनों कितनी होती है? 33। यानी स्पर्श व्यंजन 25, अंत्यस्थ व्यंजन 4 और ऊष्म व्यंजन 4। यानी कुल कितने वर्ण हैं? 33। यानी कुल संख्या कितनी हो जाएगी? 39। यानी 25 तो स्पर्श व्यंजन हो गए। अंत्यस्थ व्यंजन कितने हैं? 4। ऊष्म व्यंजन कितने हैं? 4। संयुक्त व्यंजन कितने हैं? 4। और द्विगुण कितने हैं? व्यंजन कितने हैं? 2। तो कुल कितने हो गए? 39। यानी इसके भी कितने भेद होते हैं? 3। स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं, अंत्यस्थ व्यंजन 4 होते हैं और ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं? 4। यानी नोट, यानी जो है हमारी हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं। 52 वर्णों में से 3 ही वर्ण ऐसे हैं जो स्त्रीलिंग हैं। कौन कौन से हैं? ई, छोटी ई, बड़ी ई एवं री स्त्रीलिंग वर्ण हैं। यानी वर्णमाला में कितने? 52 वर्ण होते हैं। देखिए, ह्रस्व या लघु स्वर, यानी ह्रस्व या लघु स्वर एक ही होता है। यानी इनको हम अलग अलग बोल देते हैं तो इनकी कितनी संख्या होती है? 4। अ, ई, ओ, री। ठीक है, ये मूल स्वर, इनको मूल स्वर भी बोल देते हैं। दीर्घ स्वर, दीर्घ, गुरु या संत स्वर, इनके 3 अलग अलग नाम होते हैं, लेकिन इनको अलग अलग जगह क्वेश्चन में पूछ भी लिया जाता है। इसलिए दीर्घ, गुरु या संत स्वर इनको याद रखना। कौन कौन से होते हैं? ये 7 होते हैं। बड़ा आ, बड़ा ई, बड़ा ऊ, छोटी ए, बड़ी ए, छोटो ओ और बड़ा ओ। प्लस स्वर कितना होता है? 1, यानी ओम करके बोलते हैं उसको, तो वो क्या है? प्लस स्वर। यानी व्यंजन हमारा जो है हल, व्यंजन को हल। स्वर, स्पर्श व्यंजन, वर्गीय व्यंजन या उदित व्यंजन, ये कितने होते हैं? 25। अंत्यस्थ व्यंजन, यानी अंत्यस्थ व्यंजन कितने हैं? 4। या, रा, ला, भा। ऊष्म व्यंजन कितने हैं? 4। स, हा। देखिए, यानी जो है हमारे दीर्घ, गुरु या छंद स्वर होते हैं वो कितने होते हैं? 7। उसमें से 3 जो होते हैं वो मूल दीर्घ स्वर होते हैं, बाकी संयुक्त स्वर होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? बड़ा आ, बड़ा ई, बड़ा ओ। संयुक्त स्वर कितने होते हैं? 4। छोटी ए, बड़ी, छोटो ओ और बड़ा ओ। मूल दीर्घ, ध्यान दें, मूल दीर्घ स्वर को सजातीय स्वर एवं संयुक्त दीर्घ स्वर को विजातीय स्वर कहते हैं। मूल दीर्घ स्वर कितने हैं? हमारे 3 जो अभी हमने आपको बताए हैं। बड़ा आ, बड़ा ई और बड़ा ऊ। यानी इनको अगर हम तोड़ेंगे तो बड़ा आ किससे बनेगा? आ प्लस आ। बड़ा ई किससे बने? ई प्लस ई। इस तरीके से करेंगे तो ये कौन से हैं? सजातीय, क्योंकि एक ही वर्ण से मिलके बने हैं। यानी एक तरीके के, यानी आ प्लस आ बराबर बड़ा आ। इसको हम सजातीय बोलते हैं। विजातीय मतलब जो अलग अलग, यानी विजातीय कौन कौन से हैं? छोटी ए, बड़ी ए, छोटा हो, बड़ा हो। यानी छोटी ए का मतलब आ प्लस ई बराबर ए, यानी आ प्लस ई। अलग अलग वर्ण हैं ये, तो इनसे मिलके बना, इनको क्या हम कहेंगे? विजातीय। ठीक है। वर्णमाला तो आपको पता ही होगा। वर्णों, अक्षरों, लिप चिन्हों के व्यवस्थित क्रम समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों को व्यवस्थित क्रम में ना रखा जाए तो वर्णमाला नहीं बल्कि वर्ण समूह कहलाते हैं। हिंदी वर्णमाला देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, जो कि ब्राह्मी लिपि का ही पुरस्कार रूप है। जैसे ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है। यानी हम लोग जो लिखते हैं वो हमारी कौन सी? देवनागरी लिपि। यानी हम लोग कैसे लिखते हैं? यानी बाएँ से दाएँ तो लिखते हैं ना, कि दाएँ से बाएँ। इस तरह यहाँ से इस तरफ से ले जाएंगे लिख के, इस तरफ ऐसे ले जाएंगे तो ये क्या है? बाएँ। यानी बाएँ हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है तो यहाँ से इधर ले जाएंगे तो ये क्या है? बाएँ से दाएँ।
यानी कि देवनागरी हमारे कैसे लिखी जाती है, बाएं से दाएं। अभी आप भूलोगे नहीं, रटना नहीं आपको। देवनागरी लिपि जो है हमारी ऐसे ही तो हम लिखते हैं, कोई भी शब्द यहाँ से लिखेंगे तो इस तरफ चलेंगे, इस तरफ चलेंगे तो हमें क्या है, बाएं से दाएं। यानी देवनागरी लिपि कैसे लिखी है, बाएं से दाएं। और ये किसका ही रूप, किसका, ब्राह्मी लिपि का ही परिष्कृत रूप है, यानी ब्राह्मी लिपि से ही देवनागरी लिपि निकली है। आ जाइए आगे। वैसे ही देवनागरी लिपि भी बाएं से दाएं लिखी जाती है, इसे नागरी लिपि भी कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में वर्ण या ध्वनियों के मुख्यतः दो भेद होते हैं, वो आपको हमने ऊपर बताया, स्वर और व्यंजन। हिंदी में मूल उच्चारण स्थानों की संख्या कितनी, 5 है। ये भी हमने आपको भी नहीं बताई, लेकिन चलिए आगे बताएंगे कौन कौन सी होती है। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ। किंतु स्वरों का उच्चारण कितने स्थानों में, 6 स्थानों से होता है। चलिए आ जाइए आगे, आ जाइए। स्वर वर्ण, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से बिना किसी अवरोध के तथा बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है, उसे स्वर वर्ण कहते हैं। स्वरों की संख्या कितनी होती है, 11। तो कौन कौन से होते हैं, अ, इ, उ, ऋ, ए, ओ, यानी स्वतंत्र स्वर स्वतंत्र होते हैं। व्यंजनों के उच्चारण में साइन है, स्वर जो है स्वतंत्र होता है, यानी ये किसी से मिलके नहीं बनाता है। व्यंजन जैसे क, यानी क प्लस आ, यानी तभी बनता का। स्वर कैसे होते हैं, स्वतंत्र, यानी इन्हें अच भी कहा जाता है। स्वर को अच और व्यंजन को हल। ठीक है, ध्यान रखना। कालमान मात्रा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं, यानी ह्रस्व स्वर या लघु स्वर या मूल स्वर। नंबर 2 दीर्घ स्वर, गुरु स्वर या संत स्वर। नंबर 3 प्लुत स्वर। किंतु उत्पत्ति के आधार पर स्वर के 2 प्रकार होते हैं, कौन कौन से, ह्रस्व और दीर्घ। ह्रस्व, लघु या मूल स्वर आपको बता ही दिया है पीछे, फिर अब एक बार बता दे रहे हैं। आ, ई, उ, री। ह्रस्व स्वर को लघु स्वर या मूल स्वर भी कहते हैं, ये तो हमने आपको बता ही दिया। जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। इनकी संख्या कितनी है, 4। कितनी है, 4। ह्रस्व स्वरों को स्वतंत्र स्वर माना जाता है क्योंकि इनका निर्माण स्वतंत्र रूप से होता है, अर्थात इनके निर्माण में अन्य स्वर उत्तरदायी नहीं होते हैं। ह्रस्व स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, इसलिए इन्हें एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। दीर्घ स्वर, गुरु या संधि स्वर, यानी कितने होते हैं ये, 7। बड़ा आ, बड़ा ई, बड़ा ऊ, छोटी ए, बड़ी ए, छोटो ओ और बड़ा ओ। दीर्घ स्वर को गुरु स्वर एवं संधि स्वर के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें संधि स्वर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका निर्माण 2 स्वरों के मेल से होता है। हमने आपको आगे बताया, एक बार फिर बता देंगे। आ प्लस आ बराबर बड़ा आ, ई प्लस ई बराबर बड़ा ई, ऊ प्लस ऊ बराबर बड़ा ऊ। यानी आ, ई, ऊ वर्णों का निर्माण समान स्वरों के मेल से होता है, इसलिए इन्हें मूल स्वर कहा जाता है। इनकी संख्या 3। इन्हें सजातीय स्वर भी कहते हैं। अब आ जाइए संयुक्त दीर्घ स्वर। आ प्लस ई ए, आ प्लस ए बड़ी ए, आ प्लस ऊ ओ, आ प्लस ओ बड़ा ओ, यानी 4 वर्ण हैं। इनको संयुक्त स्वर, संयुक्त दीर्घ स्वर कहते हैं। इनका निर्माण असमान स्वरों के मेल से होता है, इसलिए इन्हें संयुक्त दीर्घ स्वर कहा जाता है। इनकी संख्या कितनी, 4। दीर्घ स्वर के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से दोगुना समय लगता है। दीर्घ स्वरों के उच्चारण में 2 मात्राओं का समय लगता है, इसलिए इन्हें द्विमात्रिक स्वर भी कहा जाता है। हिंदी भाषा में री का दीर्घ, गुरु, संधि स्वर अर्थात री नहीं बनता है। हिंदी भाषा में री का दीर्घ, गुरु, संधि स्वर अर्थात री नहीं बनता है, ये नहीं बनता है। री का प्रयोग केवल संस्कृत भाषा में होता है, इसलिए इसे लघु स्वर के अंतर्गत तो रखा जाता है, लेकिन दीर्घ स्वरों की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। दीर्घ स्वरों की संख्या 7 है, जिन्हें 2 भागों में बांटा गया है। मूल दीर्घ स्वर, इनकी संख्या 3 है, आपको पता है, छोटा बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ओ। संयुक्त दीर्घ स्वर की संख्या 4 होती है, छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ओ और बड़ा ओ। प्लुत स्वर, प्लुत स्वर यानी वैसे तो हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत किसी भी प्रकार के प्लुत स्वर की व्यवस्था नहीं की गई, अर्थात हिंदी वर्णमाला में प्लुत स्वर के लिए किसी भी प्रकार के लिप, चिन्ह या मात्रा का प्रयोग नहीं किया गया, किंतु वैदिक भाषा संस्कृत में प्लुत स्वर का प्रयोग देखने को मिलता है। इसके लिए 3 अंक के आकार के चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यानी हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत किसी प्रकार प्लुत स्वर की व्यवस्था नहीं की, ये संस्कृत में, किंतु वैदिक संस्कृत प्लुत शब्द का प्रयोग देखने को मिलता है।
प्लुत स्वरों के उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगता है, इसलिए इसे त्रिमात्रिक स्वर कहा जाता है। जैसे ओ। स्वरों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, यानी हिंदी भाषा में 10 मात्राएं हमने आपको पीछे बताई दिया है। हिंदी में अ के लिए किसी प्रकार की मात्रा की व्यवस्था नहीं की गई है, इसलिए मात्राएं 10 हैं। मात्राएं केवल स्वरों की होती हैं, व्यंजनों की नहीं होती है। हिंदी भाषा में लृ को विलुप्त स्वर माना जाता है, क्योंकि हिंदी भाषा में लृ का प्रयोग नहीं होता, किंतु वैदिक भाषा संस्कृत में लृ को स्वरों की श्रेणी में रखा गया। लृ का उच्चारण स्थान दंत्य है। संस्कृत वर्णमाला में 9 स्वर होते हैं, अ, ई, उ, ऋ, ए, ओ, यानी संस्कृत में कौन सा एक वर्ण नहीं होता है? ऋ। ठीक है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार स्वरों की संख्या 10 है, क्योंकि वे ऋ को स्वर नहीं मानते हैं। 2 या 2 से अधिक वर्णों या अक्षरों के योग से शब्द का निर्माण होता है। इन स्वरों का उच्चारण कंठ, आ, विसर्ग, ये क्या है? कंठ, तालु, ई, मूर्धा, री और दंत स्वरों का उच्चारण दंत यानी स्वरों का उच्चारण दंत से नहीं होता है। ये क्वेश्चन बन सकता है, यानी स्वरों का उच्चारण किस उच्चारण स्थान से नहीं होता, तो किससे नहीं होता है? दंत से। ओष्ठ कौन सा? ओ, कंठ तालब छोटी ए और बड़ी ए, यानी कंठ तालब छोटी ए, ये कौन से स्वर हैं? ये संयुक्त स्वर हैं। ठीक है। इन और क्या है? ये विजातीय स्वर भी इनको बोलते हैं। ठीक है। विजातीय दीर्घ स्वर, यानी कंठोष्ठ छोटी ओ बड़ी ओ, यानी ओ आ प्लस उ और बड़ी ओ आ प्लस ओ, ये भी क्या है? विजातीय स्वर है। नासिक के अंगा। ठीक, आगे आ जाइए। हिंदी में मूल उच्चारण स्थानों की संख्या 5 है, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, किंतु स्वरों का उच्चारण कुल 6 स्थानों से होता है। अयोगवा, इनकी संख्या 2 है। अयोगवा, इनकी संख्या कितनी है? 2। अंघा, अंग और अंघा। अयोगवा अर्थात जिसका वहन कोई न करे। स्वर और व्यंजन, इनकी गणना स्वर एवं व्यंजन के अंतर में नहीं होती, किंतु इनकी अवस्था जिसको स्वर और व्यंजन होती है, ये उनके साथ लग जाते हैं। अतः अर्थात इनकी अवस्था जब स्वर को होती है तो ये स्वर के साथ लग जाते हैं, जब व्यंजन को आवश्यकता हो तो ये व्यंजन के साथ लग जाते हैं। अंघा को अनुस्वर, इसको विसर्ग कहा जाता है। यानी अनुस्वर का क्या होगा? यानी आ के ऊपर अगर एक बिंदी है तो वो क्या होगा? अनुस्वर। और विसर्ग तो आपको पता ही होगा, डबल बिंदी लगी होती है, यानी आ के पीछे अगर डबल बिंदी है तो उसको क्या कहते हैं? विसर्ग। आगत स्वर, हिंदी वर्णमाला में अ को आगत स्वर की श्रेणी में रखा गया। यह अंग्रेजी भाषा का शब्द है, जिसे हिंदी भाषा में ग्रहण कर लिया गया है। इसका प्रयोग अंग्रेजी के कुछ शब्दों को हिंदी में लिखने के लिए किया जाता है, जैसे ऑफिस, ऑफिसर आदि। जीव के प्रयोग के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, यानी जीव के भाग के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण 3 भागों में बांटा है। कौन सा? अग्रभाग, मध्य भाग और पश्च भाग। यानी अग्रभाग कौन सा है? छोटी ई, बड़ी ई, छोटे ए और बड़ी ए। मध्य भाग छोटा आ, पश्च भाग बड़ा आ और बड़ा ऊ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटो ओ और बड़ा ओ। मुखाकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। मुखाकृति के आधार पर स्वर 4 प्रकार के होते हैं, समृद्ध स्वर, अर्धसमृद्ध स्वर, विभ्रत स्वर और अर्धविभ्रत स्वर। ये समृद्ध स्वर कौन कौन से होते हैं? छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। इसके उच्चारण में कम मुख्यता है। अर्धसमृद्ध स्वर छोटा ए और छोटा ओ। इसके उच्चारण में समृद्ध से थोड़ा अधिक मुख खुलता है, यानी विभ्रत। बड़ा आ, इसके उच्चारण में मुख सबसे अधिक खुलता है। अर्धविभ्रत छोटा आ और बड़ी ए, बड़ा ओ। विभ्रत से कम और समृद्ध से थोड़ा अधिक मुख खुलता है। ओष्ठ प्रयोग के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, यानी ओष्ठ प्रयोग के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं, व्रतमुखी और अव्रतमुखी। यानी व्रतमुखी जिन स्वरों का उच्चारण करते समय ओष्ठ गोलाकार हो जाते हैं, वे व्रतमुखी स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या 4 होती है, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटा ओ और बड़ा ओ। अव्रतमुखी, अर्धव्रतमुखी, यानी जिन स्वरों का उच्चारण करते समय ओष्ठ गोलाकार नहीं होते हैं, अव्रतमुखी अर्धमुखी कहलाते हैं। इनकी संख्या कितनी है? 6। आ, ई, ए। ठीक है दोस्तों, आज इतना ही। आज हमने आपको सिर्फ स्वर पढ़ा दिया है।
अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। आज फर्स्ट वीडियो है, शुरुआत है हमारी, सब्सक्राइब ज़रूर करना।